हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज के इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं कि सीबीएसई ने 2023 के कैसे कैसे क्वेश्चंस जो हैं वो चैप्टर 1 से रिलेटेड पूछे हुए हैं। इससे पहले मैंने आपको दो वीडियो कवर कराई थी। पहली वीडियो के अंदर क्या था कि भाई साहब 2025 के क्वेश्चंस डाल रखे थे। दूसरी वीडियो के अंदर क्या था, 2024 के क्वेश्चन डाल रखे थे। अगर वो दोनों वीडियो आपने नहीं देख रखी तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, वहां से जाके वो वीडियो देख सकते हो। तो अब टाइम वेस्ट ना करते हो, हम जल्दी से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि 2023 के अंदर कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं सेट 1 को ही लेके, जो 5 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रखा था, देख सकते हो आप। ठीक है, तो देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है हमारे पास कि अगर मेरे पास इसने लिखा है कि n जो है वो डिनोट करता है, ठीक है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। n किसको डिनोट कर रहा है? सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। कि भाई n जो है हमारे सारे नेचुरल नंबर की बात कर रहा है। जहां पे इसने बताया कि रिलेशन इस तरीके से डिफाइन कर रखा है, ये पूरी बात इसने हमको दे रखी है। अभी समझेंगे इसका मतलब क्या है। इसने बोला सो डैट, अब मुझे ये शो करना है कि जो रिलेशन है ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब भाई मैंने देखो, जब मैं 2025 वाले पीवाईक्यू करा रहा था तो वहां पे मैंने स्टार्टिंग की ही वीडियो में, ठीक है, मैंने इंट्रो दे रखा था कि भाई इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है। अगर ये नॉलेज नहीं है तो पहले वो वीडियो जरूर देखना, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली बता रहा हूं इधर, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या, कि ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो जाए, सिमेट्रिक भी हो जाए और ट्रांजिटिव भी हो जाए। जो तीनों कैटेगरी का रिलेशन होता है उसी को क्या बोलते हैं हम? इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। अब बात आ जाती है कि सर ये मीनिंग क्या कह रहा है, क्योंकि अगर ये रिलेशन ही आपको समझ आ जाए ना बाबू, तो समझ लो मेरा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो देखो इसने रिलेशन कैसे बना के दिया है, जरा समझते हैं मीनिंग इसकी। ठीक है, इसने रिलेशन कैसे डिफाइन कर रखा है, आप देखो पैटर्न देखो। क्या कह रहा है कि ए बी का रिलेशन सी डी के साथ है। किस तरीके से है कि ए और डी, मतलब कि फर्स्ट वाला किसका दोस्त बन रहा है? लास्ट वाले का। चेक कर सकते हो, वो भी मल्टीप्लाई में। ठीक है, कि फर्स्ट वाला क्या हो रहा है इसके साथ? मल्टीप्लाई हो रहा है नहीं हो रहा? ठीक है, तो ऐसे देखो, जो नंबर मेरे पास यहां था वही नंबर यहां पर क्या आया? प्लस में आया। रिलेशन डिफाइन हुआ आपके पास। ठीक है, अब ऐसे चेक करो कि जो फर्स्ट वाला है वो भी इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन दूसरी साइड हो रहा है नहीं हो रहा? हो रहा है जी। और यही चीज मेरी यहां नजर आ रही है, नहीं आ रही? वो भी प्लस के अंदर। तो पैटर्न क्या बना? आप बोलोगे सर पैटर्न हमारा बन रहा है कि फर्स्ट वाला लास्ट वाले से मल्टीप्लाई होता है और फर्स्ट वाला ही लास्ट वाले से क्या होता है? दूसरी साइड प्लस होता है। पैटर्न समझ आया? और ऐसी सेकंड वाला थर्ड वाले से मल्टीप्लाई होता है और इस साइड क्या होता है? वो प्लस होता है। मतलब एक साइड हमारा मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड भी हमारा क्या हो रहा है? फिर उसका प्लस हो रहा है। ठीक है, अब इसी रिलेशन को वो बोला है कि इसको आपको डिफाइन करना है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होगा। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो देखो पहला क्वेश्चन मैं बिल्कुल डिटेल में बता रहा हूं, जैसे मैंने आपको हर वीडियो के अंदर बताता हूं, फिर इसको शॉर्टकट में चलेंगे। ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, भाई पहले डेफिनेशन लिखोगे कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है क्या। आप बोलोगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? एवरी रिलेशन इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, पहले आप मेंशन करोगे कि एवरी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन इफ, ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट इज रिलेटेड टू, फर्स्ट एलिमेंट एलिमेंट इज रिलेटेड टू, इज रिलेटेड टू इट सेल्फ। मतलब क्या हुआ कि भाई ए जो है फर्स्ट एलिमेंट खुद से रिलेटेड होगा, ठीक है, रिलेशन के अंदर। उसी को क्या बोलते हैं हम? रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, अब हम चेक करते हैं कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन को लेकर, ठीक है, वी नीड टू चेक। ठीक है, चेक करना है हमको। ठीक है, कि इफ, ठीक है भाई देखो यहां एक और बात इंपॉर्टेंट ध्यान देना, मैं पूछूं ए क्या है, तो भाई ये पूरा का पूरा मेरा ए एलिमेंट है और ये ध्यान देना ये पूरा का पूरा बी एलिमेंट है। ऐसा क्वेश्चन मैंने 2024 के अंदर भी कराया हुआ था। ठीक है, क्लियर? तो यहाँ पे ये ए है, ये आपका बी है। तो मैं जब आप चेक करो तो यहाँ ए, तो आप बोलोगे ए बी। ठीक है, ए बी रिलेशन में है किसके साथ? ए बी के साथ।
ठीक है, अगर रिलेशन में होता है, अगर ये दोनों क्या है रिलेशन में, तो चेक करते हैं कि क्या मेरा आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर रिलेशन में ए बी के साथ, तो रिलेशन में होने पे क्या पैटर्न बन रहा था, आप बोलोगे भैया फर्स्ट वाला लास्ट के साथ था, मैंने क्या करा फर्स्ट वाले को लास्ट के साथ करा। अगर रिलेशन में आता है, ठीक है, हमने फर्स्ट वाले को लास्ट वाले के साथ करा, मल्टीप्लाई, और अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये क्या होगा, इस साइड दूसरी साइड प्लस होगा। यही पैटर्न कह रहा था कि ए डी से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ए डी मल्टीप्लाई हुआ तो इधर जाके क्या हुआ, ये आप बोलोगे प्लस हुआ जी। ठीक है, अब देखो सेकंड वाला जो है वो थर्ड के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो सेकंड वाला थर्ड के साथ मल्टीप्लाई होता है, सेकंड वाला थर्ड के साथ मल्टीप्लाई होता है इस साइड, तो इस साइड क्या करा जा रहा है, आप बोलोगे जी प्लस करा जा रहा है, कर दिया जी, और इक्वल का साइन है तो इक्वल लगा दिया। यही रिलेशन डिफाइन हुआ। चेक करो, नोटिस करो, फर्स्ट वाला लास्ट के साथ, फर्स्ट वाला लास्ट के साथ हुआ, ठीक है, ठीक है, और जब फर्स्ट वाला लास्ट के साथ मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है, तो यही नंबर जो मल्टीप्लाई हो रहा है यही यहां पर क्या आ रहा है, आप बोलोगे प्लस में आ रहा है जी। फिर देखा कि थर्ड वाला, ठीक है, सॉरी सेकंड वाला थर्ड से मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई किया तो इस साइड मल्टीप्लाई हुआ, तो इस साइड क्या आ रहा है, वो प्लस में आ रहा है। अब जरा कैलकुलेशंस करके देखते हैं क्या ये दोनों आपस में सेम है या नहीं। वैसे तो दिख ही रहा है, लेकिन फिर भी चेक कर लेते हैं। मल्टीप्लाई किया ए स्क्वायर आ गया, मल्टीप्लाई किया ए बी स्क्वायर इजकल टू, यहां मल्टीप्लाई करते बी ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए। अब देखो इसके जैसा भाई बंधु बिल्कुल मिला, इसके जैसा मिला या नहीं मिला, बिल्कुल मिला। तो मतलब ये दोनों साइड आपस में इक्वल है या नहीं, आप बोलोगे डेफिनेटली है। और जब ये इक्वल है तो आप बोल सकते हो कि हेंस ए वो बिलोंग्स टू क्या है, आर है, सो दैट, इसलिए इट इज सिमेट्रिक रिलेशन, सॉरी इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है, रिलेशन, इसलिए कौन सा रिलेशन हो गया, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। कोई कंफ्यूजन, क्लियर। अब बात करते हैं भाई सिमेट्रिक को लेकर के, सिमेट्रिक कैसे प्रूफ करें। तो आपको इधर पता होगा सिमेट्रिक के केस में भी कि भाई साहब सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। आप बोलोगे भैया सिमेट्रिक रिलेशन भी हमको पता है कि भाई जिसका पहला एलिमेंट रिलेटेड किससे होना चाहिए, सेकंड से, तो देन सेकंड वाला किससे रिलेटेड होना चाहिए, फर्स्ट से। तो पहले यही डेफिनेशन लिखोगे कि एवरी रिलेशन इज, एवरी, ठीक है, रिलेशन इज, एवरी रिलेशन इज सिमेट्रिक if first element is related to second element, then second element is, ये पूरी डेफिनेशन लिखनी है, second element is also related to first element, बात क्लियर हुई। पहले तो सिमेट्रिक होता है क्या, ये पूरी इंग्लिश लिखोगे कि जिसका फर्स्ट एलिमेंट सेकंड से रिलेटेड हो, तो देन उसका सेकंड एलिमेंट भी किससे रिलेटेड होना चाहिए, फर्स्ट से रिलेटेड होना चाहिए। जिसका मतलब आपको पता है अच्छे से, ठीक है, कि भाई जिसके बारे में आप क्या लिखोगे, ठीक है, जिसके बारे में आप क्या लिखोगे, आप बोलोगे अगर सिमेट्रिक था, ठीक है, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे कि अगर ए कोमा बी रिलेशन में इसके साथ, तो देन आप बोलोगे बी कोमा ए बी रिलेशन में होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा कि इफ ए कोमा बी रिलेशन में है, तो आपको पता है ए की जगह क्या था, ए बी था रिलेशन में। मैंने क्वेश्चन की शुरुआत में ही बोला था कि भाई देखो ए की जगह ए कोमा बी और बी की जगह कोमा क्या था, आप बोलोगे सी कोमा डी था। ये अगर ऐसा है रिलेशन में है तो कॉन्सेप्ट क्या बन रहा था, आप बोलोगे सर इसका कॉन्सेप्ट बन रहा था कि फर्स्ट वाला लास्ट के साथ मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, और यही नंबर मेरा यहाँ क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। फिर मैं बात करूं तो थर्ड वाला इससे क्या होता है, मल्टीप्लाई, तो इस साइड मैंने मल्टीप्लाई किया तो इस साइड मैंने इसका अपोजिट प्लस कर दिया, यही रिलेशन बन रहा था।
यस या नो? आप बोलोगे डेफिनेटली यही बन रहा था कि अगर ये रिलेशन में तो यही इक्वेशन निकल के आ रही थी। अब मुझे क्या चेक करना है कि बी कोमा ए भी रिलेशन में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये चेक करना है। सपोज करो, एज्यूम करते हैं हम कि अगर मेरा यहाँ बी कोमा ए रिलेशन में होता, सपोज करते हैं जरा, बी कोमा ए क्या होता है रिलेशन में, बी की जगह मुझे पता है क्या रखना है, सी डी रखना है जी, ए की जगह मुझे पता है क्या रखना है, ए कोमा बी रखना है। अगर ये रिलेशन में है तो आपको पता है सी डी बी से मल्टीप्लाई होगा, मतलब सी बी हो जाएगा, जहां पे सी प्लस बी लिखेंगे हम, ठीक है। और जो डी है वो किससे मल्टीप्लाई होगा, ए से, तो यहाँ डी ए आया तो यहाँ क्या आएगा, डी प्लस ए प्लस में आएगा। यही रिलेशन डिफाइंड कर रहा है कि मतलब कि अगर ये रिलेशन में होता तो मेरा ये आंसर आना चाहिए। अगर ये आंसर आ जाए तो मैं क्या बोल दूंगा कि हाँ ये वाला केस मेरा क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। अब मैं दिमाग लगाता हूं जो मेरा आंसर निकला इससे मिलता जुलता है या नहीं है। ध्यान दीजिए क्या चाहिए, सी बी, मतलब सी पहले और बी बाद में। यहां चेक करो क्या मैं इसको मल्टीप्लाई में ऐसे लिख सकता हूं, सी बी, यस या नो? आप बोलोगे यस भैया, क्योंकि 2 इंटू 3 करो, 3 इंटू 2 करो, बात एक ही है। चलो जी, फिर क्या कहता है, डी प्लस ए, मतलब डी को मैंने आगे लिख दिया और ए को मैंने पीछे लिख दिया। कर सकता हूं या नहीं कर सकता? आप बोलोगे डेफिनेटली, चेंजेस कर दिया। सेम कहानी यहाँ पे चेक करो, डी ए यहाँ पे भी मैंने रिवर्स कर दिया, सी प्लस बी। क्लियर? अब ये लेफ्ट में था और ये राइट में, तो मैंने इक्वल का साइन है तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं। तो आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल हमको पैटर्न मिल गया कि भाई फर्स्ट वाला थर्ड से मल्टीप्लाई हो रहा था, फर्स्ट वाला थर्ड से मल्टीप्लाई, देखो फर्स्ट वाला थर्ड से, मतलब सॉरी लास्ट वाले से मल्टीप्लाई। तो इसका मतलब अगर ये पैटर्न मिला है बिल्कुल, तो मैं बोल सकता हूं क्या ये रिलेशन में है? आप बोलोगे डेफिनेटली है, कि मतलब सी डी रिलेशन में है। किसके साथ रिलेशन में? ए कोमा बी से। क्यों? क्योंकि भाई अगर रिलेशन में होता तो सी और डी आपस में मल्टीप्लाई होते, सॉरी सी और बी आपस में होते, वो जो कि हो ही गया। तो अब क्या बोल सकते हो कि बी कोमा ए बी क्या होगा, इसके साथ रिलेशन में होगा। तो अगर ये बी कोमा ए रिलेशन में आ गया जैसे कि डेफिनेशंस कहती थी इधर, तो इसका मतलब क्या ये सिमेट्रिक है या नहीं? आप बोलोगे डेफिनेटली सिमेट्रिक भी होगा। क्लियर हुई बात? अब बात करते हैं हम ट्रांजिटिव को लेकर, जो कि यही सबसे अलग है हमारे पास। ठीक है, अब ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है उसको जानते हैं जरा। तो भाई इसमें भी यही थ्योरी लिख देना कि एवरी रिलेशन इज द ट्रांजिटिव रिलेशन इफ फर्स्ट एलिमेंट इज रिलेटेड टू सेकंड एंड सेकंड इज रिलेटेड टू थर्ड, देन आल्सो फर्स्ट इज रिलेटेड टू थर्ड। क्लियर? फिर उसके बाद पूरी थ्योरी लिखनी है कि इफ, ठीक है, ए कोमा बी रिलेशन में आर के साथ एंड, ठीक है, एंड, ठीक है, बी कोमा सी भी रिलेशन में है किसके साथ? आर के साथ। ये पहले बात इधर लिख देनी है, ठीक है। तो देन आप बोलोगे देन ए कोमा सी भी क्या होगा, रिलेशन में आना चाहिए। ये थ्योरी हमारी कहती है। अब देखते हैं हम जरा कि अगर मैं बोलूं कि इफ ए कोमा बी, ठीक है, जहां पे ए की जगह आपको पता है ए की जगह क्या था, आप बोलोगे ए की जगह ए बी था, ठीक है। चलो पहले लिख लेते हैं, ऐसा करते हैं हम ताकि आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। ठीक है जी। अब मैं पूछूं ए की जगह क्या था, आप बोलोगे भैया क्वेश्चन में ए की जगह ए बी था, रिलेशन में था किसके साथ? बी की जगह क्या था? सी डी था। क्लियर? ठीक है। और मैं बात करूं ऐसे, बी की जगह पता था सी डी था, रिलेशन में है। डी की जगह, सी की जगह क्या मानो? अब डी के बाद क्या था? ई और एफ। ये हमने रिलेशन इधर बना दिया। अगर ये रिलेशन में है तो आप बोलोगे कि यहाँ इक्वेशन क्या बनेगी? ए किससे मल्टीप्लाई होगा? लास्ट वाले से। और बी किससे मल्टीप्लाई होगा? सेकंड वाला थर्ड वाले से। कि भाई फर्स्ट वाला लास्ट से होता है, फर्स्ट वाला लास्ट से मल्टीप्लाई होता है और सेकंड वाला थर्ड से हुआ। अब भाई इसी का बंदा यहाँ पे प्लस में लिख देते हैं और इसी यही वाली बंदी चीज हमारे पास यहाँ प्लस में लिख दे और इक्वल टू आ गया। सेम कहानी यहाँ पर भी चेक करो। यहां मैं पूछूं सी किससे मल्टीप्लाई होगा, आप बोलोगे भैया सी एफ से मल्टीप्लाई होगा। डी किससे मल्टीप्लाई होगा? ई से मल्टीप्लाई होगा। अब मैं बोलोगे आप यहाँ पे डी प्लस ई कर दीजिए इक्वल टू का साइन और यहाँ पे सी प्लस एफ। यही हमारा रिलेशन था कि जो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है वो यहाँ प्लस हो रहा है, जो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है वो यहाँ क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है। यहां तक क्लियर? ठीक है जी। अब देखो यहां से मेरे पास किसी एक की वैल्यू निकालनी, या तो ए की या बी की या सी की, तो क्या करते हैं, मैंने क्या करा, जो मल्टीप्लाई वाली चीज थी, मल्टीप्लाई वाली चीज मैंने इसको अपॉन में भेज दिया यहाँ पर। ठीक है, सी
बी सी करके, और ऐसे इधर भी जो मल्टीप्लाई में था इसको मैंने डिवाइड में भेज दिया, भेज सकता हूं। ठीक है जी, अब मैंने आगे क्या करा, इसको अलग अलग डिवाइड कर दिया मैंने। सेम कहानी यहां पर भी मैंने अलग अलग डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब जो कट रहा था वो मैंने यहाँ काट दिया, तो 1/c बचा, प्लस यहाँ से 1/b बचा, इजकल टू यहाँ से 1/d बचा, यहाँ से क्या बचा 1/a बचा। अभी मैं यहाँ तक रुक गया। सेम कहानी मैं इसके साथ भी करता हूं कि भाई साहब इसके साथ भी सेम बात होगी या नहीं होगी, जरा देखते हैं हम। हमने क्या करा, d प्लस ई नीचे भेज दिया, डी ई इजकल टू सी प्लस एफ, नीचे क्या भेज दिया, सी एफ भेज दिया। क्लियर। अब क्या कर देते हैं, अलग अलग डिवाइड कर देते हैं। तो अलग अलग मैंने इसके नीचे भी डिवाइड कर दिया और इसके नीचे भी कर दिया। C के साथ सी एफ आ गया, F के साथ सी एफ आ गया। अब जो कट रहा था वो मैंने इधर काट दिया, तो इधर क्या बचा 1/e, इधर क्या बचा 1/d इजकल टू 1/c, और इधर इधर C से C कट गया तो 1/f, और इधर 1/c। अब देखो दोनों इक्वेशन को अगर मैं कंपैरिजन करूं सब्स्टिट्यूशन करके, तो अभी होगा नहीं, क्योंकि 1/c प्लस b है और इधर 1/c प्लस f है ना जी। तो हम क्या करते हैं, या तो मैं इधर से क्या करूं कि d को इधर भेज देता हूं। ठीक है, d को क्या कर देता हूं मैं, इधर भेज देता हूं एक और। ठीक है, देखो क्या कहानी सुनाना चाह रहा हूं मैंने इधर d को भेज दिया, क्लियर, और b को मैंने उधर भेज दिया। सेम बात मैंने यहां भी करी, मैंने क्या करा, डी को उधर भेजा, सॉरी, तो इतना हमने कर लिया। अब बात आती है कि भैया हमको क्या सपने आ रहे हैं इतना सब कुछ करना है। भाई देखो, जब भी हमारे पास ऐसा कोई इक्वेशन वाला सिंबल आए जहां पे मल्टीप्लाई हो रहा हो, ठीक है, अल्फाबेट्स वगैरह, तो समझ लो ट्रांजिटिव के लिए आपको सब्स्टिट्यूशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना पड़ेगा। किसी एक की वैल्यू निकालो, जैसे कि आप इधर देख रहे होंगे और इधर भी आप देख रहे होंगे कि 1/c माइनस 1/d है, 1/c माइनस 1/d है। तो ये हमारी इक्वेशन 1 थी और ये मेरी इक्वेशन 2 थी। तो आप बोल सकते हो कि फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से क्या होगा, ये दोनों बंदे, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। होगी नहीं होगी, आप बोलोगे डेफिनेटली हो जाएगी। तो मैंने इसको यहां पे लिख दिया कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से क्या हुआ मेरे पास, आप चेक कीजिए। 1 वाला मेरे पास क्या था, 1/a माइनस 1/b, तो मैंने लिख दिया 1/a माइनस 1/b इजकल टू, ठीक है, इजकल टू, आप चेक कीजिए ये वाला किसके बराबर था, 1/e माइनस 1/f, तो हमने इधर लिख दिया 1/e माइनस 1/f। क्लियर। फ्रॉम इक्वेशन और 1 वो इक्वेशन 1 और 2 से मैंने इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। या आप ये बोल सकते हो इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में पुट कर दिया जाए, जो कि मैंने इधर पुट कर दिया। यहाँ तक कोई डाउट, आप बोलोगे कुछ भी दिक्कत नहीं है भैया, यहाँ तक क्लियर हो गया। अगर मैं बोलूँ बाबू कि मेरे को सिमेट्रिक वो ट्रांजिटिव प्रूफ करना है, तो ट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है, यही होता है ए कॉमा सी रिलेशन में होना चाहिए। जहां मुझे ए की जगह पता था कि ए और बी है रिलेशन में, और सी की जगह पता था ई और एफ है, ठीक है। और इसका रिलेशन का क्या आंसर निकलता, आप बोलते हैं फर्स्ट वाला लास्ट से मल्टीप्लाई होता है और थर्ड वाला इससे मल्टीप्लाई होता है, सॉरी थर्ड वाला सेकंड से मल्टीप्लाई होता है। यही नंबर यहाँ हम प्लस कर देते हैं और यही नंबर हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर भी प्लस कर देते हैं। मतलब ऐसा कोई पैटर्न आए तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो आपने देखा कि इधर क्या आना चाहिए, प्लस, और जबकि इधर क्या बैठा हुआ है, माइनस। तो हमने क्या करा कि भाई साहब मैंने इस माइनस को इधर भेजा क्योंकि प्लस चाहिए था, और इस वाले बंदे को मैंने इधर भेजा, ठीक है, 1/b को प्लस चाहिए था, प्लस आ गया। अब मैंने क्या करा, इसका एलसीएम लेकर देखा, ठीक है, ए एफ, तो एलसीएम के बाद क्या आया, एफ प्लस ए आ गया। मैंने इसका भी एलसीएम लिया, ई बी, इसका क्या आंसर आया, बी प्लस ई आ गया, ठीक है जी। अब मैंने क्या करा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा, तो ई बी इजकल टू एफ प्लस ए इजकल टू ए एफ इजकल टू बी प्लस ई। अब मैं पैटर्न से चेक करता हूं कि पैटर्न में क्या चाहिए था, ए एफ इजकल टू बी प्लस सी, इस साइड चाहिए था, मैंने इस साइड कर दिया क्योंकि इक्वल का साइन है तो लिख सकता हूं इजकल टू। आगे चेक क्या चाहिए था, बीई, तो बीई कर दिया मैंने इजकल टू ए प्लस एफ। और आप पैटर्न ढूंढोगे तो पैटर्न बिल्कुल हमारा मिल चुका है।
तो इसका मतलब ये वाली लाइन मेरे को यहाँ आ गई। तो अगर आ गई तो आप बोलोगे कि ए बी रिलेशन में किसके साथ, ई और एफ। और अगर ये रिलेशन में है तो आप बोलोगे ए कोमा सी भी क्या होगा, हमारा रिलेशन में होगा। तो इसका मतलब क्या ये मेरा ट्रांजिटिव हुआ या नहीं, आप बोलोगे हेंस ये डेफिनेटली ट्रांजिटिव हुआ, हेंस इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। अब लॉजिकल बात है कि अगर ये ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया, क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है, आप बोलोगे हाँ भैया ये इक्विवेलेंस रिलेशन भी होगा। क्यों? क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी है। तो आप लिख दोगे कि इट्स रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, हेंस या सो दैट इट इज द इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर हो गई बात? ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में यही बोला गया था कि आपको ये प्रूफ करना है, क्या कहते हैं कि क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। तो इक्विवेलेंस होगा नहीं होगा, आप बोलोगे डेफिनेटली होगा। तो 5 नंबर का क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा कि कैसे हमने कवर करा हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं इसी के और में हमारे पास दूसरा एक क्वेश्चन आ रखा था। ठीक है ना, कि भाई साहब इसको मतलब उसी का और पार्ट है ये 5 नंबर में, कि भाई हमारे पास कहता है, आपको मैंने डिफाइन कर रखा है आर, ठीक है, कि कोई भी रियल नंबर चलेगा डोमेन में कोई भी रियल नंबर चलेगा, बट डोमेन में -4/3 नहीं होगा। क्लियर? और यहाँ पे आर बोला मतलब जो मेरी कोडोमेन होगी वहां पे सारे रियल नंबर आएंगे A to Z। फिर आगे इसने बोला कि फंक्शन डिफाइन कर रखा है इस तरीके से, तो आपको बताना है कि 1 तो फंक्शन है और साथ के साथ चेक करना है कि क्या ये मेरा ऑन टू फंक्शन होगा या नहीं होगा, ये बात मुझे चेक करनी है। तो सबसे पहली बात कि आपको ये पता है कि 1 फंक्शन कैसे चेक करते हैं, ये भी आपको पता होगा। ठीक है, तो हम चेक करने बैठते हैं 1 को कि भाई 1 फंक्शन, तो आप वही डेफिनेशन लिख दो कि एवरी फंक्शन इज द 1 फंक्शन इफ fx1 इज इक्वल टू fx2 के बराबर होता है। तो देन x1 किसके बराबर होना चाहिए, x2 के बराबर होना चाहिए। ये कहानी कहता है कि कोई भी फंक्शन मेरा 1 फंक्शन कहलाएगा कि जहां पर fx1 fx2 के बराबर है, तो x1 किसके बराबर होगा, x2 के बराबर होगा। तो सबसे पहले चेक करते हैं। ठीक है, fx1 इज इक्वल टू fx2। ठीक है, मैंने x1 की जगह वैल्यू रखी, क्या रखी, 4, क्योंकि मुझे पता था मेरे को क्वेश्चन में fx दे रखा है। क्या दे रखा है भाई, 4x अपॉन में 3x प्लस 4। तो एक बात क्लियर हो गई कि जहां भी मेरा x1 की बात कर रहा है, तो जहां जहां x है वहां क्या रख दूंगा, x1 रख दूंगा। क्या रख दूंगा, x1। सेम कहानी यहां पर भी क्या आ जाएगा, x2 आ जाएगा। क्लियर? अब भाई 4 से 4 कट रहा है, मैंने काट दिया जी। अब क्या करें, आप बोलोगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो मतलब कि जो x1 होगा वो किससे मल्टीप्लाई होगा, 3x2 प्लस 4 से। सेम कहानी जो मेरा x2 है, क्या है मेरा x2, वो किससे मल्टीप्लाई होगा, 3x1 प्लस 4 से। ठीक है जी, अब मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने बैठे तो 3x1 डॉट x2 प्लस 4x1 इज इक्वल टू 3x1 डॉट x2 प्लस का 4x2 हो गया। अब आप देखोगे ये दोनों एक जैसे हैं नहीं, आप बोलोगे डेफिनेटली, मैंने इसको इससे कट कर दिया। अब बचा क्या, आप बोलोगे कि बचा क्या हमारे पास, 4x1 इज इक्वल टू 4x2 बचा, मतलब 4 से 4 कट गया, x1 इज इक्वल टू क्या आ गया, x2 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या ये 1 फंक्शन है या नहीं, आप बोलोगे डेफिनेटली 1 फंक्शन है, हेंस इट इज 1 फंक्शन। क्लियर? इससे पहले अगर आप एक लाइन लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो, क्योंकि ये मीनिंग ये बात बता रहा है कि जितने भी डोमेन है, ठीक है, कि जो भी हमारे डोमेन है उसकी एग्जैक्टली एक ही इमेज बन रही है। कहां पे बन रही है, कोडोमेन में, कि ऑल एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज एग्जैक्टली 1 इमेजेस इन अ कोडोमेन, इसलिए ये क्या हमारा 1 फंक्शन है। अब बात करते हैं ऑन टू। अब भाई मुझे ऑन टू चेक करना है, इधर क्या चेक करना है, ऑन टू फंक्शन। अब भाई साहब मैं किसी भी फंक्शन को ऑन टू फंक्शन कब डिक्लेयर करूंगा, आप बोलोगे भैया किसी भी फंक्शन को ऑन टू फंक्शन तब डिक्लेयर कर सकते हैं कि अगर उसका fx उसके y के बराबर हो। ठीक है,
तो क्या करते हैं, जो हमारा क्वेश्चन था सबसे पहले हमने लिखा एफ एक्स बराबर क्या था मेरा क्वेश्चन, 4x अपॉन में क्या था 3x प्लस 4 था, यही क्वेश्चन था मेरा। ठीक है, मैंने इस क्वेश्चन में सबसे पहले एफ एक्स को ही क्या माना, आप बोलोगे y मान लिया, y बराबर 4x अपॉन में 3x प्लस 4। यहां से मैं y की x की वैल्यू निकालता हूं, कैसे, मल्टीप्लाई करके, इक्वल टू 4x हो गया। क्लियर? ठीक है, अब देखते हैं हम आगे कैलकुलेशन करें हम। ठीक है, तो मेरे पास क्या आया था वो आपने लिख दिया। ठीक है, y इजकल टू 3x प्लस का 4। ठीक है, साथ के साथ इधर था हमारे पास इजकल टू में 4x, क्या था 4x। ठीक है, तो इजकल टू में क्या था 4x था। अब आपने मल्टीप्लाई किया y 3, ठीक है 3xy प्लस का 4y इजकल टू 4x। x वाले एक साइड कर लेते हैं, चलो जी, क्योंकि यहां से x की वैल्यू निकालनी होती है, x निकाला इजकल टू 4y, मल्टीप्लाई के चीज इधर जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। क्लियर है बात यहां तक? अब इधर देखो कि अगर मैं बात करूं कि y इधर क्या होता है, आपको पता है कि अगर मैं एरो डायग्राम में समझूं तो ये x और एक ये y होता है, जिसमें x को मैं डोमेन बोलता हूं और y वाला मेरा क्या होता है, कोडोमेन होता है। और ऑन टू फंक्शन बोलता है कि ऑन टू फंक्शन वो फंक्शन होता है जहां पे कोडोमेन के सारे एलिमेंट इससे क्या होने चाहिए, रिलेटेड होने चाहिए, मतलब सबकी कोई ना कोई प्री इमेज बननी चाहिए। अब आप ये चेक करो कि क्वेश्चन के अंदर ये बोल रखा था कि x को लेके कि कोई भी रियल नंबर होगा, लेकिन इधर 4/3 कंसिडर नहीं होगा बोला था, लेकिन y को लेके इसने बोला कि सारे के सारे रियल नंबर है, सारे के सारे क्या है, रियल नंबर। अब ये चेक करो, क्या मैं यहां से एक बार y की वैल्यू रफली वे में निकाल कर देखता हूं कि क्या आ रही है। ठीक है, आपने देखा कि 3y माइनस 4 को 0 के बराबर रखा कि 0 कब हो रहा है, तो आप देखोगे 4/3 आ गया। अब सोचो, क्या मैं y की जगह इस क्वेश्चन में, ये जो मेरा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में क्या y की जगह 4/3 लिख सकता हूं, रख सकता हूं? आप बोलोगे नहीं, क्योंकि अगर 4/3 मैंने रखा तो मेरे साथ क्या होगा, y नीचे की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ गई, और नीचे 0 आने का मतलब क्या, मेरा कोई आंसर निकलेगा? आप बोलोगे भैया डिनोमिनेटर अगर मेरा 0 हो जाता तो क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं हो सकता। तो मैं क्या बात समझा कि भाई y की वैल्यू जो 4/3 थी, इसकी यहाँ पे x के साथ कोई भी प्री इमेज नहीं बन पा रही, और जब इस x के साथ कोई प्री इमेज नहीं बन पा रही तो सोचो क्या ये ऑन टू होगा या नहीं होगा? आप बोलोगे नहीं होगा। तो यही बात आपको लिखनी है कि y इक्वल टू 4, ठीक है, कि इफ कोडोमेन कौन था, y इज 4/3, मैंने y की वैल्यू निकाली 4/3, ठीक है, देन इट हैज नॉट प्री इमेज कहां पर नहीं है, इन डोमेन के अंदर कोई प्री इमेज नहीं है। ठीक है, मुझे पूरा चेक करने की जरूरत ही नहीं थी कि भाई मैं पहले x की वैल्यू निकालूं, क्वेश्चन में पुट करो, कैलकुलेशन करूं, मैं यहीं से डिक्लेयर कर दिया मैंने। ठीक है, कोडोमेन, तो हेंस इट इज नॉट ऑन टू फंक्शन, इसलिए ये ऑन टू फंक्शन नहीं है हमारे पास। क्लियर है बात? इसलिए ये हमारा ऑन टू फंक्शन नहीं है। क्लियर? इसमें कोई कंफ्यूजन? आप बोलोगे नहीं है जी। क्लियर हुई बात इधर? अब बात आती है कि इसके अंदर मेरे से और क्या बात पूछी गई थी। इसने बोला था कि आल्सो चेक वेदर द ऑन टू फंक्शन या नॉट, तो आपने बता दिया कि ऑन टू फंक्शन हमारा नहीं है। तो उसके मुकाबले ये वाला क्वेश्चन क्या था, इजी था। तो आप एक बात समझे कि एग्जाम में आपको एनालाइज भी करना है कि हैंड टू हैंड जल्दी से डिसीजन कौन सा इजी क्वेश्चन है, कौन सा टफ है और कौन सा अटेंड कर सकते हो। क्लियर? अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर
कि भाई सेट, अगला जो सेट था उस अगले सेट में मेरे पास कौन सा क्वेश्चन आया हुआ था, मैं देखता हूं। तो इसने बोला आर रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर। क्या है हमारा सेट ऑफ रियल नंबर है, जहां पे बता रखा है एक्स और वाई सच डैट कि एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करता हूं, एक्स और वाई इस तरीके से कि जब भी मैं एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करता हूं तो इन रैशनल नंबर निकलता है। क्या निकलता है? इन रैशनल नंबर। तो आपको बताना है कि क्या ये रिलेशन में जो है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है भी या नहीं है। तो सबसे हम पहले चेक करेंगे, ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन को लेकर। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, अब देखो आपको रिफ्लेक्सिव रिलेशन की कहानी पता है, क्या पता है? आप बोलोगे भैया जी ये पता है कि वो एलिमेंट जो खुद से रिलेटेड होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव एलिमेंट बोलते हैं। ये हमारी कंडीशन होती है, ठीक है। अब जरा चेक करते हैं, पहले तो देख लेते हैं गिवन में कि क्या रिलेशन दे रखा था, ठीक है, कि रिलेशन दे रखा था कि x और y सच डैट कि x इंटू वाई इज अ इनरेशनल नंबर। जब भी इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? इनरेशनल नंबर आएगा, ये बात कह रहा है। अब भाई मैंने मान लेते हैं कोई एक नंबर ले लिया, ठीक है, कि x और y का, क्योंकि रियल नंबर है, रियल नंबर में सब कुछ आता, रूट वाला, विदाउट रूट वाला, सब कुछ। मैंने करा कि इफ 2,2 ले लेते हैं, रिलेशन में है, 2,2 क्या है? रिलेशन में है। तो आप क्या बोलोगे? 2 इंटू 2 कितना आ रहा है हमारा? 4 आ गया। क्या मेरा 4 इन रैशनल नंबर होता है? आप बोलोगे नहीं होता। तो आप लिखोगे 4 इज नॉट इन रैशनल नंबर, कि 4 क्या है मेरा? कोई इनरेशनल, 4 जो है मेरा इनरेशनल नंबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा 2,2 जो होता है वो इसका एलिमेंट नहीं हुआ। क्लियर? अब आप बोलते हो भैया कोई दूसरा एग्जांपल, एक और एग्जांपल दे दो, ठीक है, ताकि राइट एग्जामिनर को क्लियर हो जाए। इफ रूट वाले एग्जांपल ले लेते हैं कि ये दोनों रिलेशन में है, तो मुझे रिलेशन क्या कहता है कि अगर ये दोनों रिलेशन में है तो इनका प्रोडक्ट हमेशा इनरेशनल आना चाहिए। और जबकि इधर भी मैंने रूट वाले नंबर लेकर देखे तो क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। क्या 2 हमारा होता है? आप बोलोगे नहीं होता। तो आप लिखोगे 2 इज ऑल्सो नॉट इन रैशनल नंबर, इन रैशनल नंबर। और जब ये भी इन रैशनल नंबर नहीं है तो इसका मतलब क्या समझा मैं कि हेंस इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। क्लियर? अब मुझे क्या चेक करना है? आप बोलोगे भैया अब आपको चेक करना है सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन चेक करना है, ठीक है। अब भाई सिमेट्रिक रिलेशन कैसे चेक करें? आप बोलोगे भैया सिमेट्रिक में बोलता है कि अगर ए बी के साथ रिलेशन में है तो इसका क्रॉस वाला मतलब बी कोमा ए बी रिलेशन में होना चाहिए, यही बात बोलता है। तो जरा चेक करते हैं कि इफ ए कोमा बी, कोई नंबर ले लेते हैं कि भाई, ठीक है, जैसे कि कंडीशन बननी चाहिए कि 1,√2 ले लिया मैंने, रिलेशन में है, ठीक है, 1,√2, क्योंकि पहले कह रहा है कि वो रिलेशन में होना चाहिए तो दिखाओ, तो मैंने कर दिया, इसका मल्टीप्लाई किया, ठीक है, कितना आ गया? √2 आ गया। तो आपने लिख दिया इट इज इन रैशनल नंबर। आया नहीं आया? वेरी गुड। अब मेरे को इसका रिवर्स चेक करना है। क्या चेक करना है? रिवर्स। रिवर्स का मतलब क्या हो गया? बी कोमा ए। अब सोचो बी कोमा ए मतलब बी की जगह √2 है और इसकी जगह क्या है? 1 है। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो भी क्या आ रहा है? √2 ही आ रहा है हमारे पास। तो मतलब मैंने क्या करा कि अगली स्टेप में मैंने इसको रिवर्स करूं, मतलब इसका अपोजिट कर दूं, ठीक है, उल्टा कर दूं, तो भी आंसर क्या आएगा? √2 ही आएगा। आएगा नहीं आएगा? तो आप बोल सकते हो इट इज ऑल्सो इन रैशनल नंबर। अब इसका रिवर्स भी इन रैशनल नंबर निकला, ठीक है, निकला नहीं निकला? बोलोगे हाँ। तो ये कौन था? बी था, और ये कौन था? ए था, ठीक है, मतलब √2,1 ये भी मेरा रिलेशन में आ गया, तो मतलब बी कोमा ए भी क्या होगा? हमारा रिलेशन होगा। तो इसका मतलब क्या निकला? ये सिमेट्रिक रिलेशन है या नहीं? आप बोलोगे हैं इट इज अ सिमेट्रिक रिलेशन, कि ये क्या कहला रहा है? हमारा सिमेट्रिक रिलेशन है। क्लियर? अब चेक करते हैं ट्रांजिटिव को लेके, क्या ये ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा, ठीक है। अब ट्रांजिटिव रिलेशन क्या कहते हैं?
ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में पता है कि अगर a कोमा बी रिलेशन में है तो देन b कोमा सी भी रिलेशन में होता है। ठीक है, तो तब जाके मुझे चेक करना है क्या a कोमा सी भी रिलेशन में है या नहीं, ये बात मुझे इधर क्या करनी है, चेक करनी है। ठीक है, अब भाई जरा एग्जांपल से समझते हैं हम कि इफ a कोमा बी रिलेशन है। ठीक है, मैंने एक एग्जांपल ले लिया 1 कोमा सॉरी √2 ले लिया और इधर हमने ले लिया √3। ठीक है, एंड और इधर हमारा b कोमा सी रिलेशन में था तो मैंने इधर भी मान लिया क्या कि भाई √3 इंटू √8 मान लेते हैं जरा, क्योंकि पहले कंडीशन क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए। जैसे ये लिया तो मुझे पता है इनका मल्टीप्लाई, आपने मल्टीप्लाई करा क्योंकि भाई मल्टीप्लाई क्या आ रहा है √6। क्या √6 मेरा होता है नहीं होता, आप बोलोगे हाँ √6 इज अ इनरेशनल नंबर, जो कि कंडीशन बिल्कुल क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है जी, अब मैं इधर देखूं तो इधर मैंने मल्टीप्लाई किया कि √3 इंटू √8 तो आ गया √24, जिसके अगर मैं फैक्टर भी करूं 24 के तो 6 इंटू 4 और 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, तो ये भी मेरा क्या आ रहा है, इन रैशनल नंबर आ रहा है। ठीक है ना, इट इज इन रैशनल नंबर, मतलब मैंने जो रिलेशन बनाया वो तो बिल्कुल सही है। अब मुझे चेक क्या करना है, अगर मैं इनको चेक करने बैठूं तो आप बोलोगे a कोमा सी, a कोमा सी क्या था, आप देखोगे a कोमा सी मतलब 2 कोमा √8 है अगर रिलेशन में होता है। तो आप देखोगे कि अगर ये रिलेशन में है तो आप देखोगे इनका मल्टीप्लाई किया कितना आ गया, आपने बोला 16, और 16 किसका रूट होता है, आप बोलोगे भैया जी ये तो 4 का होता है। क्या ये इनरैशनल हुआ, आप बोलोगे इट इज नॉट इनरैशनल नंबर, ये मेरा इनरैशनल नंबर नहीं है। अब अगर मेरा ये इनरैशनल नंबर नहीं है तो मतलब मेरा क्या हुआ, क्या ये रिलेशन में आएगा, आप बोलोगे ये मेरा रिलेशन में नहीं आएगा। तो इसका मतलब a कोमा सी भी मेरा रिलेशन में नहीं होगा। क्लियर, तो क्या ये ट्रांजिटिव हुआ, आप बोलोगे हैंस इट इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन, ये मेरा ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। और लॉजिकल बात है कि अगर ये ठीक है कि भाई लॉजिकल क्या बात है कि इसने क्या पूछा था मेरे से पिछले क्वेश्चन में कि आपको बताना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव को लेकर, तो आपने देखा कि रिफ्लेक्सिव भी नहीं हुआ था मेरा। ठीक है, रिफ्लेक्सिव भी नहीं हुआ था और साथ के साथ रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ था, सिमेट्रिक जरूर हो गया था और ट्रांजिटिव भी नहीं हुआ था। तो आप लिख दोगे कि सो दैट it is symmetric but not transitive या reflexive, not reflexive and transitive relation। ये हो गए हमारे 5 नंबर के क्वेश्चन। क्लियर है बात, तो सेट 2 के अंदर हमारा ये वाला क्वेश्चन आ रखा था। क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट नहीं है, बस थोड़ा सा थिंक करनी है आपको भाई। ठीक है, अब जरा देखते हैं कि सेट 3 के अंदर कैसा क्वेश्चन आया था मेरे पास एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सेट 3 के अंदर क्या क्वेश्चन था। तो आप देखोगे कि सेट 3 के अंदर भी 5 नंबर का एक क्वेश्चन था, कहता आप फंक्शन f डिफाइन कर रखा है, मतलब मेरे को जो मेरे पास डोमेन है, डोमेन बता रखी है। ठीक है, ये मेरी डोमेन है और ये मेरी को डोमेन है बता रखी है, इज गिवन द fx इज इक्वल टू दिस सो दैट द फंक्शन, ठीक है, f इज द ऑन टू फंक्शन, क्या ये ऑन है ना, आपको शो करना है कि ऑन टू है बट नॉट द 1 1 फंक्शन, लेके ये 1 1 फंक्शन नहीं है, बे बात आपको प्रूफ करनी है। तो जरा चेक करते हैं 1 1 को लेकर, किसको 1 1 फंक्शन। तो 1 1 फंक्शन के बारे में भी आपको बात पता है कि भाई कोई भी फंक्शन 1 1 कब होता है, आप बोलोगे भैया कोई भी फंक्शन 1 1 तब होता है जब मेरे पास उसका एक एलिमेंट की वैल्यू रखी और दूसरे को बराबर रखते हैं तो हमेशा ये आपस में इक्वल आते हैं, यही मीनिंग होती है 1 1 को लेकर। ठीक है, क्लियर है बात, तो जरा देखते हैं 1 1 को लेकर कैसे होता है। इस भाई साहब में मुझे fx दे रखा था क्या, √16 - x²।
ठीक है 1 है तो 1 लगा दिया, इधर भी रूट 16 माइनस x2 का स्क्वायर लगा दिया, रूट से रूट हट गया, वेरी गुड। ठीक है जी 16 माइनस x1 का स्क्वायर आ गया, 16 माइनस x2 का स्क्वायर आ गया, 16 से 16 भी हट गया अगले स्टेप में, माइनस x1 का स्क्वायर इजकल टू माइनस x2 का स्क्वायर, माइनस से माइनस भी कट गया, क्लियर। अब भाई ये नंबर इधर आके क्या होगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है कि x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर इक्वल टू 0। आप बोलोगे भैया इधर एक आइडेंटिटी लग रही है, मैं पूछूं बाबू कौन सी लग रही है, आप बोलोगे एक आइडेंटिटी लग रही है प्लस और माइनस वाली कि a का a प्लस बी a माइनस बी। अब आप देखोगे मैंने 0 के बराबर रखा पहले और फिर इसको भी 0 के बराबर रखा, तो यहां तो मेरा इक्वल आ गया नो डाउट, लेकिन इस वाले केस में देखो मेरा क्या हो रहा है, ये इक्वल नहीं है। ठीक है नॉट इक्वल हो गया हमारे पास, तो सोचो क्या ये 1 1 होगा, आप बोलोगे डेफिनेटली ये 1 1 नहीं होगा, क्योंकि 1 1 बोलता है कि fx1 और fx2 जो होता है वो हमारा क्या होना चाहिए, x1 बराबर x2 होना चाहिए, और ये हमारा एक्स्ट्रा आ रहा है। दूसरा आप एक एग्जांपल भी देख सकते हो, ठीक है कि भाई साहब इस क्वेश्चन में मैंने क्या करा, x की जगह -4 रखा, ठीक है तो आप देखोगे x की जगह -4 रखा तो 0 आ गया, और +4 रखा तो भी आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। तो इसकी क्या एग्जैक्टली वन इमेज बन रही है, आप बोलोगे नहीं बन रही है, तो आप इधर लिखोगे डोमेन हैज नॉट एग्जैक्टली वन इमेज इन कोडोमेन, तो hence it is not onto function, इसलिए ये सॉरी it is not 1 1 function। बात क्लियर हो गई 1 1 को लेकर, और इसने यही बोला था कि आपको बताना है कि ये 1 1 नहीं है। अब आपको बताना है कि ऑन टू होगा या नहीं होगा, तो चेक करते हैं ऑन टू को लेकर कि भाई साहब ऑन टू कैसे चेक करें। ठीक है ऑन टू की मैं बात करूं, ऑन टू फंक्शन के बारे में भी पता है कि भाई साहब ऑन टू फंक्शन क्या होता है, आप बोलोगे एफ एक्स इक्वल टू वाई होता है। ठीक है एफ एक्स इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, वाई होता है। ठीक है तो जरा हम देखते हैं कि क्वेश्चन के अंदर मुझे एफ एक्स दे ही रखा था, कितना दे रखा था, रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है यहां से मैं y की वैल्यू निकालता हूं। ठीक है y मान लिया था मैंने इसको, ठीक है मतलब सॉरी x की वैल्यू निकालते हैं, जो पुराना प्रोसेस है वही हम फॉलो कर रहे हैं। ठीक है ये स्क्वायर हो जाएगा, रूट इधर जाकर मैंने एक्स स्क्वायर को इधर भेज दिया और 16 को इधर भेज दिया, और ये x की वैल्यू आ गई रूट 16 माइनस वाई। ठीक है अब देखो कि इस भाई साहब ने मेरे को क्वेश्चन के अंदर चेक करो, यहाँ यहीं से चेक करो कि भाई साहब ने मेरे को कोडोमेन के बारे में बताया था कि y की जगह 0 से 4 ही रख सकते हैं, और आप चेक करो कि जो y था मेरा, ठीक है एलिमेंट था 0 से लेकर 4 तक, क्या ये सारी वैल्यू मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ या नहीं, आप देखो 0 भी रख सकता हूँ, 1 भी रख सकता हूँ, 2 भी, 3 भी, 4 भी, तो इसका मतलब मैं यहाँ से डिक्लेयर कर सकता हूँ ये ऑन टू फंक्शन है। तो हम थोड़ी सी प्रेजेंटेशन कर देते हैं कि राइटर के अकॉर्डिंग, कि जो राइटर हमसे प्रेजेंटेशन चाहता था कि हम क्या करते थे अगली बारी में, 16 माइनस एक्स स्क्वायर, तो आपने क्या करा, x की जगह 16 माइनस वाई रख दिया, और स्क्वायर है तो क्या लगा दिया, स्क्वायर रूट कटा। ठीक है तो आपका आंसर क्या है, आप बोलोगे भैया स्क्वायर रूट कटा तो 16, ठीक है माइनस वाई, और बाहर माइनस है तो अंदर वाले साइन क्या हो जाएंगे, आप बोलोगे चेंज हो जाएंगे, तो मतलब 16 माइनस 16 प्लस वाई, 16 से 16 कट गया, तो आप बोलोगे कि जो मेरा f जो भी मेरा था ये रूट 16 माइनस वाई किसके बराबर आ गया, y के बराबर आ गया। ठीक है दूसरा आप देखो तो यहाँ पे हमारे पास जो भी था, ठीक है जो इसने नंबर दे रखे थे 0 1 2 3 4, इन सब की कोई ना कोई प्री इमेजेस जरूर बन रही है। जैसे मैं बात करूं -1 को मैंने रखते ही कोई ना कोई वैल्यू आ रही है हमारे पास, -2 -3 -4, आप चेक कर सकते हो कोई ना कोई इमेज बनेगी। या मैं बोलूं x की वैल्यू पता लगाने के लिए आप y की जगह 0 पुट करके देख लो, तो आप बोलोगे हाँ डेफिनेटली बन रही है। तो आप क्या लिख सकते हो फिर कि कोडोमेन
हैज प्री इमेज, और इसके आगे लिख लेना ऑल एलिमेंट ऑफ, ऐसे कोडोमेन लिख दिया तो वहां ऑल एलिमेंट आ जाता है, फिर भी लिख दो ऑल एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैज प्री इमेज इन डोमेन, hence it is on to फंक्शन, इसलिए ये कौन सा फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है। अब इस भाई साहब ने और बातें भी पूछी है, क्या बातें पूछी है जरा चेक करते हैं। इसने और क्या पूछा है, इसने पूछा है इसके बाद वो सारी वैल्यू बतानी है जहां पर मेरा एफ ए बराबर क्या होता है, √3 होता है। एफ ए बराबर क्या होगा, √7, सॉरी क्या होता है, √7, वो सारी वैल्यू निकालनी है। तो मुझे एक बात पता था क्वेश्चन के अंदर कि क्वेश्चन में मेरे को एफ एक्स दे रखा था कितना, 16 - x²। इसने एफ ए की बात करी तो मतलब मैंने इधर ए रखा, ठीक है जी, तो इधर भी क्या आएगा मेरा ए ही आएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। और एफ ए की वैल्यू कितनी दे रखी थी, आप बोलोगे √7 थी, मैंने लिख दी। क्लियर है भाई। अब बात पता है रूट से रूट कट गया तो ये 7 बराबर क्या हो गया, 16 - a²। अब आप कैलकुलेशन करो तो a² इधर आके प्लस हो गया और ये 16 - 7 हो गया, ठीक है। तो मैं अगर देखूं इधर तो भाई साहब मेरा आंसर आ गया a² बराबर 9 और स्क्वायर इधर जाके क्या हो जाता है रूट, तो a की वैल्यू क्या आ गई +-3। मतलब मेरी जो a की वैल्यू रहेगी, जो मेरी a की वैल्यू होगी वो क्या होगी मेरी +3 और -3। +3 और -3 को जब भी मैं यहां रखूंगा तो हमेशा क्या आंसर आएगा, √3 आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो a है हमारा सेट बना -3 और 3 का, और इसने यही बोला था कि a की पॉसिबल क्या क्या वैल्यू हो सकती है। तो आपकी a की कौन सी वैल्यू होगी, -3 और +3 होगा। तो एक अल्टरनेटिव इसने ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया था, ठीक है। और एक और बात, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो प्लीज इसको लाइक जरूर करना यार, एक मोटिवेशन भी मिलता है कि हाँ बच्चों को आपका पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है, ठीक है। साथ ही दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना। अब हम आ जाते हैं एक और क्वेश्चन भाई डी के अंदर कि भाई कौन सा क्वेश्चन इधर 1 1 ऑन 2 आ गया। तो ये भी बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, कि कैसा क्वेश्चन आ रखा है हमारे पास, ठीक है। 1 1 चेक करना बिल्कुल बेसिक है भाई। 1 1 चेक करने के लिए मुझे पता है कि फुर्ती में ऐसे क्वेश्चन तो हमने बहुत कर लिए, ठीक है। तो आपको इधर पता है कि f(x1 - 3/4), ये भी f(x2 - 3/4), ये तो बिल्कुल ही बच्चों वाला क्वेश्चन आ गया। जिसके भी सेट में आया था उसकी किस्मत चमक गई। कोई दिमाग नहीं लगाना, बिल्कुल फ्लो में चलना है। x1 बराबर क्या आ गया, x2, तो इसका मतलब ये मेरा 1 1 होगा ही होगा। अब बात कर लेते हैं ऑन टू को लेकर, ठीक है भाई साहब। ये ऑन टू बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन आया है। ये ऑन टू क्या कहता है जरा चेक करते हैं। fx बराबर क्या था, 5x - 3/4 था। मैंने सबसे पहले इसको y माना, यहां से मैंने x की वैल्यू निकाली तो 4y = 5x - 3, माइनस का इधर जाके आप बोलोगे भैया माइनस का इधर जाके प्लस हो जाता है, ये हमने प्लस कर दिया। 3 = 5x, तो 4y + 3 में क्या आ गया 5, क्लियर। और इक्वल टू क्या आ गया हमारा, x की वैल्यू निकल गई। तो y की जगह मैं कोई भी रियल नंबर रख सकता हूँ, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, क्योंकि रियल नंबर से रियल नंबर की ही बात चल रही है। तो एक बात समझ आ गई कि भाई साहब अब मैं वही क्वेश्चन के अंदर जो मेरे को दे रखा था, ये राइटर के थ्योरम ये हमने पुट कर दी कि ठीक है। तो 5 अपनी जगह, x की जगह क्या रखा, 4y + 3/5 माइनस का 3 और अपॉन में 4, 5 से 5 कट गया। आप देखोगे 4y + का 3 माइनस का 3/4, इससे ये कट गया 4y/4, तो 4 से 4 कट गया, क्या आंसर आ गया, आप बोलोगे y। तो इसका मतलब ये ऑन टू फंक्शन भी हमारा है। तो उम्मीद है कि ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, जिसके भी सेट में आया था भाई बड़ी अच्छी किस्मत थी कसम से, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये थे हमारे 5-5 नंबर के क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए थे, वो आपने देख लिया। अब 2 मार्क्स का कैसे आया था 2023 के अंदर क्वेश्चन आप देख सकते हो, ठीक है, कि भाई साहब 2 मार्क्स का क्या क्वेश्चन रहा था। तो आप देख सकते हो ये भी हमारा एक क्या है, सिंपल है। इसने बोला है कि एक फंक्शन है a और b, डिफाइन कर रखे हैं कि ये जो फंक्शन है मेरा, ये जो मेरा फंक्शन है ये मेरा 1 1 भी होता है और ऑन टू भी होता है। ये जो मेरा फंक्शन है, इसने खुद बोला कि ये जो मेरा फंक्शन है f(x = 2x), ये मेरा 1 1 भी होता है और ऑन टू भी होता है, क्लियर। जहां पे मेरे को रिलेशन बता रखा था, ए का रिलेशन क्या था, बी के साथ, ठीक है।
क्लियर हुई बात। अब जहां मेरे को इसने ए भी बता दिया 1 2 3 4, तो पूछ रहा है बी क्या होगा, कि भाई बी का आंसर क्या आएगा। अब लॉजिकल बात है, अगर मैं एक्स की जगह 1 रखूंगा तो आप बोलोगे मेरा 2 आंसर आ रहा है, 2 रखा तो आप बोलोगे मेरा आंसर क्या आ रहा है 4, 3 रखा तो आप बोलोगे 6, 7 4 रखा तो 8। चेक कर सकते हो अगर कंफ्यूजन हो रही है तो। जैसे मैंने क्या करा, x की जगह 2 रखा तो आंसर क्या मिला, आप बोलोगे 4। मैंने ऐसे ही मैंने क्या करा कि 2x, x की जगह क्या रखा 3, तो आंसर क्या मिला 6। आया नहीं आया हमारे पास। अब मैंने 4 तक ही रखा। अब देखो क्या ये 1 1 फंक्शन है, हाँ है, ऑन टू भी बन रहा है हमारे पास, और इसने बोला भी है कि a और b इस तरीके से है जहां a और b हमेशा क्या होंगे 1 1 भी होंगे और ऑन टू भी होगा। तो अब बताना था मेरा b सेट क्या होगा, तो b सेट का आंसर क्या होगा, आप सिंपल बोलोगे b सेट मेरा क्या निकल कर आया, आप बोलोगे 2 4 6 और 8। बस इतना सा 2 नंबर का क्वेश्चन था हमारे पास। क्लियर के एक एरो डायग्राम बना के वैल्यू निकाल कर और ये दिखा देते क्या था, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आया 2 नंबर में हमारे पास। ठीक है, अब हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या आई थी, एक केस स्टडी आई थी, कि केस स्टडी को लेकर क्वेश्चन था कि भाई साहब तीन चारों सेट में सेम केस स्टडी थी। ठीक है, तो इस केस स्टडी को लेकर समझते हैं हम बात कि केस स्टडी को लेकर क्या क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन कंडक्टेड अ बाइक, ठीक है, बाइक रेस अंडर द 2 डिफरेंट कैटेगरी, कि एक ऑर्गेनाइजेशन है कंडक्ट कर रहा है बाइक रेस अंडर द 2 डिफरेंट कैटेगरी, 2 अलग अलग कैटेगरी को, एक है कैटेगरी बॉयज की और एक है गर्ल्स की। देयर वेयर 28 पार्टिसिपेट इन ऑल द अमोंग ऑल ऑफ देम, उनमें से फाइनली 3 फ्रॉम कैटेगरी 1 और 2 फ्रॉम कैटेगरी 2 वेयर सिलेक्टेड टू द फाइनल रेस। ठीक है, पूरी एक कहानी लिख दी। रवि फॉर्म 2 सेट, पहला सेट बनाया बॉय का, ठीक है, पहला सेट बना बॉय का, आप देख सकते हो पहला सेट है बॉय का B1 B2 B3। फिर दूसरा सेट हमारा किस चीज का है, गर्ल्स का, G1 G2। ठीक है, अब कहता है वेयर बी प्रेजेंट द बॉय और जी प्रेजेंट द गर्ल, रिप्रेजेंट द अमोंग द फ्लोविंग। पहले क्या कहता है, हाउ मेनी रिलेशन आर पॉसिबल। तो भाई मैंने आपको 2024 में भी बताया था नंबर ऑफ रिलेशन कैसे निकालते हैं, कि अगर मुझे नंबर ऑफ रिलेशन निकालना हो तो फॉर्मूला होता है 2 की पावर ये हमारे पास इनटू में n b। क्लियर, तो आप सिंपल सी बात है, ये देखो 2 मतलब ए का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ सेट किसके अंदर, ए वाले में कितने बंदे, आप बोलोगे 3 थे तो 3 लिख दिए। बी का वाला जो दूसरा सेट है इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने, आप बोलोगे 2 था तो 2 लिख दिया। अब सिंपल मल्टीप्लाई कर दिया। अब 2 की पावर 6 कितना होता है, ये सोचना आना चाहिए सॉरी, तो कितना आंसर हो गया 64 हो गया। क्लियर, अब ऐसे ही हमारे पास दूसरा पार्ट है, इसका भी फॉर्मूला याद रखना कि जब भी मुझे, ठीक है ध्यान दो, ऑल द पॉसिबल रिलेशन फ्रॉम बी टू जी निकालना है, ठीक है ना, लेकिन इसने पूछा हाउ मेनी फंक्शन, इस पर रिलेशन निकालना है फंक्शन निकालना, आप बोलोगे फंक्शन निकालना है जी, क्या निकालना है फंक्शन। तो अगर मुझे ये फॉर्मूला याद रखना, नंबर ऑफ फंक्शन निकालना हो, कहां से निकालना है, बी टू जी, कहां से निकालना है बी टू जी, तो आपका आंसर होगा बी सेट नीचे और ए सेट ऊपर आता है। ठीक है, बी कहां आएगा हमारा नीचे और ए कहां आएगा हमारा ऊपर। जब भी नंबर ऑफ फंक्शन निकालना हो तो बी हमारा नीचे होता है, ए कहां होता है ऊपर। तो बी के अंदर मैं बात करूं कितने हैं, तो बी के अंदर आप बोलोगे 2 थे, और इसके अंदर मैं बात करूं ए के अंदर कितने थे, 3 थे, तो आंसर कितना हो गया, आप बोलोगे 8। तो अगले पार्ट का आंसर क्या हो गया हमारा, 8 हो गया। क्लियर, ठीक है, अब बात आ जाती है हमारे पास तीसरा पार्ट की। तीसरा पार्ट क्या कहता है, कहता है कि बी डिफाइन कर रखा है इस तरीके से कि एक्स और वाई आर द स्टूडेंट ऑफ द सेम, ठीक है, सेक्स। मतलब कि अगर पहला वाला बॉय है तो दूसरा वाला भी क्या होगा, बॉय। अगर पहला वाला गर्ल है तो दूसरी वाली भी क्या होगी, गर्ल होगी। तो मतलब इसने सेम ग्रुप की बात कर रहा है। क्लियर हुई बात। अब चेक करना है कि आर क्या मेरा इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं, ये बात मुझे चेक करनी है, क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन में आता है या नहीं आता। ठीक है, तो देखो मैं आपको बता रहा हूं रिफ्लेक्सिव को लेकर। ठीक है, अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या कहता है, ए रिलेशन में है। ठीक है, तो मैं लिखता हूं कि इफ ए इज बॉय तो देन ये दूसरा भी क्या होगा, ए इज ऑल्सो बॉय। तो क्या हो गया, क्या ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं, आप बोलोगे होगा। सिमेट्रिक के बारे में लिख दोगे कि भाई सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, आप लिखोगे सिमेट्रिक रिलेशन ये होता है कि अगर मेरा a, b रिलेशन में है तो आप बोलोगे देन b, a भी होता है।
होता ही नहीं होता। तो अगर मैंने लिखा कि इफ ए एंड बॉय, क्योंकि सेम सेक्स बोला हुआ है कि ए एंड बॉय, ठीक है, आर, ए एंड बी आर बॉयज, तो बोल सकता हूं देन बी एंड ए इज ऑल्सो बॉय। बात तो एक ही है, ठीक है, आर में हो तो ठीक है। अगर ए और बी रिलेशन में है तो ए और बी अगर बॉयज है तो बी और ए भी क्या होंगे, बॉयज होंगे। तो आप क्या बोलोगे, बी कोमा ए भी क्या आ गया, फिर रिलेशन में आ गया, सिमेट्रिक भी हो गया। फिर बात आता है ट्रांजिटिव की। बड़ा बेसिक क्वेश्चन था ये, इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी करा रहा हूं। ट्रांजिटिव क्या बोलता है भाई, ट्रांजिटिव बोलता है कि ए कोमा बी रिलेशन में है, तो इसका मतलब क्या होगा, ए एंड बी, ठीक है, आर बॉयज, ये दोनों बॉयज हो गए, ठीक है जी। फिर मैं बोलता हूं बी कोमा सी भी रिलेशन में है, तो इसका मतलब क्या हो गया, आप बोलोगे कि देन बी एंड सी इज ऑल्सो बॉय, बी एंड सी इज ऑल्सो बॉय, ये भी हमारा बॉयज हो गया, ठीक है जी। तो मैं बोलूं कि अगर ए और बी लड़के हैं, बी और सी लड़के हैं, तो क्या मेरे पास ए और सी भी क्या होगा, ए एंड सी भी क्या होगा, आप बोलोगे इज ऑल्सो बॉय। और तो बोल सकता हूं ए कोमा सी भी क्या हो गया, फिर रिलेशन में हो गया, तो मतलब ये ट्रांजिटिव भी हो गया। और जब भाई साहब ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, तो क्या मैं इसको इक्विवेलेंस रिलेशन बोल सकता हूं, आप बोलोगे डेफिनेटली भैया इसको इक्विवेलेंस रिलेशन भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन के अंदर एक और बात पूछी गई थी, क्या पूछा गया था, चेक करो कि भाई इसी के अंदर पूछा गया था कि जो फंक्शन है बी और जी का डिफाइन कर रखा है, चेक करना कि ये बाइजेक्टिव है या नहीं है। अब देखो, आप इसी फंक्शन को देखो, अगर मैं समझाना चाहूं इसको, ठीक है, B1 G1 के साथ था हमारे पास, ठीक है, और B2 G2 के साथ है, B2 G2 के साथ है, और B3 G3 के साथ है। आप चेक करो, यहां पर मैं खुद देखूं कि अगर मैं इधर देख रहा हूं मैं, ठीक है, तो B1 किसके साथ है, B1 का रिलेशन किसके साथ है, G1 के साथ। B2 की मैं बात करूं तो B2 का रिलेशन किसके साथ है, G2 के साथ। मैं बात करूं B3 की, मैं बात करूं तो इसका रिलेशन किसके साथ है, आप बोलोगे इसका रिलेशन है हमारे पास B1 के साथ है, दोबारा G1 के साथ। तो क्या ये वन वन फंक्शन होगा, आप बोलोगे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, कि डोमेन की एग्जैक्टली वन इमेजेस नहीं बन रही। तो आप इधर लिखोगे कि, है ना, कि डोमेन हैज नॉट एग्जैक्टली वन इमेजेस, एग्जैक्टली वन इमेज एग्जैक्टली वन, है ना, डोमेन हैज नॉट एग्जैक्टली वन इमेज इन कोडोमेन, तो hence it is not onto function, sorry वन वन फंक्शन, इसलिए ये मेरा वन वन फंक्शन नहीं है। लेकिन मैं पूछूं ऑन टू फंक्शन को लेकर, तो मतलब ये मेरा क्या हुआ, ऑन टू फंक्शन, वन वन फंक्शन तो नहीं है। लेकिन बात करूं ऑन टू, तो आप बोलोगे ऑन टू तो है भैया, क्योंकि ये कोडोमेन है, कोडोमेन के सारे एलिमेंट इससे रिलेटेड है। तो आप क्या बोलोगे कि भैया कि ये हमारा, कि कोडोमेन हैज फ्री इमेज इन डोमेन के अंदर है हमारे पास फ्री इमेज। इसका मतलब क्या हो गया, आप बोलोगे इसका मतलब ये हो गया कि हैंस इट इज ऑन टू फंक्शन। क्या हो गया, ऑन टू फंक्शन। लेकिन मैं बात कर रहा था क्वेश्चन के अंदर, किस चीज की बात चल रही थी, अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन में पूछ रहा था बाइजेक्टिव। अब भाई बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, आप बोलोगे भैया बाइजेक्टिव तो वो होता है जो इंजेक्टिव भी हो और सर्जेक्टिव। इंजेक्टिव का मतलब वन वन और सर्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, ऑन टू। तो आपने देखा कि ये क्वेश्चन तो मेरा वन वन तो नहीं हुआ। अब जब मेरा वन वन नहीं है, क्या आप लिखोगे कि फंक्शन इज नॉट वन वन but it is on to function, it means it is not, hence it is not बाइजेक्टिव फंक्शन, इसलिए हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है, ठीक है, इसलिए हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है हमारे पास। क्लियर हो गई बात। अब ये सारे क्वेश्चन हमारे 2023 के अंदर क्वेश्चन आ रखे थे, ठीक है।
तो ये हमारे सारे 2023 के जो क्वेश्चन आ रखे थे सारे हमारे एंड हो गए हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, मैंने आपको शुरुआत में बोला था कि मैं 4 वीडियो डालूंगा। ठीक है, जहां पे मैं 2025, 2024, 2023 और एक क्वेश्चन वो होंगे जो 2026 के अंदर आने वाले हैं। तो वो वाली वीडियो जो आएगी, ठीक है, 4th नंबर वाली, वो एग्जाम टाइम जरूर आएगी। ठीक है, अगली जो वीडियो मैं डालने वाला हूं वो मैं कराने वाला हूं चैप्टर 2 के क्वेश्चंस, कि भाई चैप्टर 2 के कैसे कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगेन मैं बोलूंगा कि बेट बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना और साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि जैसे नई वीडियो डालते जाओ आपको इन्फॉर्मेशन मिलती जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।